नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इसकी जो पृष्ठभूमि और इसके जो प्रमुख प्रावधान क्या होते हैं और इसका जो महत्व क्या होता है भारत पर, इन सब के बारे में हम क्रमशः बिंदुवार चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख जो इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि 1833 के चार्टर एक्ट्स में सिर्फ जो है ये जो अंग्रेज व्यापारी होते थे और इस ईसाई जो मिशनरी होते थे वो लगातार विरोध कर रहे होते हैं कि जो कंपनी का है, जो कंपनी का जो अवधि है, जो वो काम काज देख रहे हैं उसे मत बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन 1853 के आसपास ऐसी घटना एक अनोखी होती है कि अब अंग्रेज जो व्यापारी हैं उनको भारतीय जो है शिक्षित वर्ग जो है, उच्च शिक्षित वर्ग कह सकते, इनका भी समर्थन मिलता है और ये भी लगातार विरोध कर रहे होते हैं कि कंपनी का जो ये अवधि है वो ना बढ़ाया जाए। इनका प्रमुख जो इनकी जो मतलब चिंता रहती है कि ये लोग जो हैं एक भेदभाव का शिकार होते हैं, क्योंकि 1833 में जो प्रावधान किया गया है उच्च शिक्षा का, और इसके बाद भारत के बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं और वहां से प्राप्त करके आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाती है और उनके साथ नस्ल भेदी भेदभाव किया जाता है। तो इन सब को दूर करने के लिए, कि एक समानता का अधिकार लाने के लिए भी लगातार ये पत्र व्यवहार ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद में ये लोग कर रहे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1853 में एक एक्ट आता है जिसे 1853 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। और देखते हैं इसमें क्या प्रमुख प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले तो जो कंपनी का जो शासन करने की जो अवधि थी, इस बार उसके जो समय सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि जो पहले की तरह जो 20 वर्ष की तरह बढ़ाया जा रहा था, इस बार ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। तो इस प्रकार से ये कंपनी को भी स्पष्ट संदेश था ब्रिटिश संसद की तरफ से कि आप कभी भी आपको समाप्त किया जा सकता है, आपको जो पावरलेस किया जा सकता है। तो यानी कि उसको मतलब कि शासन तो चलाएगी, लेकिन कब तक चलाएगी, अब ये कोई डेडलाइन इन्होंने नहीं घोषित की। ये कभी भी समाप्त किए जा सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या कुछ चेंजेस होते हैं। अभी तक जो पॉलिटिकल कार हैं, जो सीओडी और बीओसी मिलकर करा रहे होते हैं, तो इस एक्ट में जो है सीओडी की थोड़ी और पावर कम की जाती है और ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश क्राउन है, उसका जो मतलब दखल अंदाजी है, उसके जो पावर है उसको और बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कैसे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है? सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या जो 24 होती है उनको घटाकर 18 कर दी जाती है। ठीक है, 24 से 18 हो जाते हैं और इन 18 में से 6 ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। जब ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, इसके साथ साथ जो इनकी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जो नियुक्ति के मामले में संरक्षण मिला होता है, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ संचालक मंडल की बैठकों में कोरम की पूर्ति के लिए जो सदस्यों की संख्या 13 पहले हुआ करती थी, अब उसे घटाकर 10 कर दिया जाता है, जिससे कि सम्राट द्वारा नियुक्त सदस्यों का बहुमत संभव हो सके। तो इसका परिणाम यह होता है कि कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थिति है पहले की जैसे ही रहती है। तो ये एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रावधान है, बंगाल को भी मिला गवर्नर। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल तक आते आते जो ब्रिटिश जो सीमा है क्षेत्र, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और अब इसमें जो कि है सिंध और पंजाब भी मिल जाते हैं उसकी जो सीमा में। तो ऐसे में प्रावधान किया जाता है कि बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर बनाया जाए, जो कि मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे की गवर्नर के भांति जो शक्तियां होंगी वो इसके पास भी होंगी।
शक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए प्रशासनिक शक्तियाँ होंगी, विधायी शक्तियाँ तो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास चली गई थी। तो ऐसे में बंगाल का गवर्नर का प्रावधान किया गया, और ये भी प्रावधान किया गया कि जब तक बंगाल का गवर्नर नियुक्त नहीं होता है तब तक गवर्नर जनरल जो है अपनी काउंसिल की मदद से, मतलब उसके सहमति से, यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता है, एलजी नियुक्त कर सकता है। और इसी प्रावधान के अंतर्गत बंगाल और पंजाब में एक एलजी नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जो बंगाल में गवर्नर की व्यवस्था तो कर तो दी जाती है, लेकिन वह काफ़ी समय तक, कब सब लगभग 30-40 साल तक वो बंगाल में कोई गवर्नर नियुक्त होता ही नहीं है, यानी कि वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ही उसका काम चल रहा होता है। तो ये था एक प्रमुख प्रावधान कि बंगाल में भी एक गवर्नर होगा। अगला प्रावधान, गवर्नर जनरल की काउंसिल में कुछ मतलब कि बढ़ोतरी की जाती है, यानी कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। इस एक्ट में क्या परिवर्तन किया जाता है, देखिए अभी तक जो शासकीय कार्य हैं, शासकीय में आते थे विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, ये सारे दोनों कार्य गवर्नर जनरल इन काउंसिल जीजीआईसी किया करती थी। उसमें जो शामिल हुआ करते थे 3 सदस्य और एक विधि सदस्य, और इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और कमांडर इन चीफ, ये जो मिलके विधायी एवं प्रशासनिक मतलब कार्य चलाते थे। तो ऐसे में जब ब्रिटिश का जो बहुत ही ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। तो इन्होंने क्या किया करते हैं, इसमें प्रावधान करते हैं कि विधायी कार्य देखने के लिए और भी सदस्य नियुक्त कर देते हैं, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। वो 6 सदस्य जोड़ते हैं इसमें, वो जो विधायी कार्यों को देखेंगे, और बाकी जो बचे हुए पहले के जो सदस्य थे वो प्रशासनिक कार्य को देखेंगे। और ये जो विधिक कार्य देखने वाले जो 6 पार्षद होते थे, उनमें जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज है और बंगाल का जो मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा जो 4 प्रांतीय सरकारों के सदस्य से चुना जाता था। इस प्रकार से कि अब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि अब स्थानीय प्रांतीय सरकारों से भी लोगों को चुना जाने लगा होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि गवर्नर और जनरल काउंसिल में क्या परिवर्तन होता है। विधायी कार्य देखने के लिए अलग से एक 6 सदस्यीय एक विधान परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तक जो विधि सदस्य जो 1833 में जोड़ा गया था, उसे सलाह देने का अधिकार था, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। और इस एक्ट में अब उसे वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अब अगला प्रावधान है सिविल सेवा हेतु खुली भर्ती का प्रावधान, जिसकी जो भारतीय जो शिक्षित वर्ग है लगातार इसकी मांग कर रहे थे और पत्र पे पत्र भेज रहे थे। तो इस एक्ट में दिए गए प्रावधान के आधार पर मैकाले समिति का गठन किया जाता है, और फिर सिविल सेवा जो है अब भारतीयों के लिए भी खोल दी जाती है, और कहा जाता है कि अब कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसकी उम्र जो है 1823 वर्ष निर्धारित की जाती है, जो कि भारतीय परिवेश के हिसाब से उस समय के हिसाब से बहुत ही गलत थी, क्योंकि उस समय इतनी जल्दी पढ़ाई कोई स्टार्ट नहीं करता था कि 5 साल में या 4 साल में कोई पढ़ना स्टार्ट कर दे। अमूमन तौर पर 9 साल 10 साल से वो पढ़ाई स्टार्ट करते थे। तो जो उनकी जो शिक्षा है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वही प्राप्त करते करते जो ये 18 से 23 जो उम्र उनकी निकल जाती थी। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान किया गया कि ये परीक्षा जो होगी ये सिर्फ लंदन में आयोजित होगी। लंदन में आयोजित होने के कारण ये बहुत ही खर्चीली परीक्षा हो जाती भारतीयों के लिए, यानी कि उस समय भारतीयों के लिए इतना जो एफर्ट करना मुश्किल था सभी के लिए कि वो लंदन जाके सिर्फ परीक्षा दें। इसके अलावा इसमें तीसरी प्रॉब्लम थी कि जो पेपर थे वो सिर्फ आंग्ल भाषा में होंगे, यानी अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो इसी अभी भी भारतीय जो हैं जो देना चाहते हैं वो इतने निपुण नहीं थे अंग्रेजों की तुलना में अंग्रेजी भाषा में। तो ये इन सब जो शर्तें हैं वो सिर्फ इन वजह से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है भारतीयों को, सिर्फ दिखाने के लिए कि अब भारतीयों के लिए खोल दी गई हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ वो कागजों में दिखाई देता है। ठीक है, ये था इस एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान। अब जान लेते हैं इस एक्ट का जो महत्व क्या होता है।
देखिए इसमें कुछ अलग तो प्रावधान किए नहीं गए, भारत के शासन प्रशासन के लिए, वही कंपनी के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन एक प्रकार से पुनः ये एक केंद्रीकृत व्यवस्था जो स्थापित होती जा रही होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अब उम्मीद जगती है कि कंपनी के शासन से आपको छुटकारा मिलेगा, और काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे ही होते हैं। इसके जो दोष होते हैं कि इसमें जो दोष देख लेते हैं इसके, इस एक्ट के द्वारा जो कानून बनाने वाले काउंसिल में केवल अंग्रेज सदस्यों को ही रखा गया। यानी इसके अगर दोष की चर्चा की जाए, इसकी कमियों की, तो जो काउंसिल के सदस्य थे विधि बनाने वाले, उनमें सिर्फ अंग्रेज सदस्य ही रखे गए जिन्हें भारतीय दशाओं का कोई ज्ञान नहीं होता है। भारतीयों को इस काउंसिल में न रखने से असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था और बाद में यह एक विद्रोह का कारण भी बनता है। अनेक प्रकार के भेदभावों के कारण, अत्यधिक खर्च तथा इंग्लैंड की लंबी दूरी के कारण भारतीयों को कंपनी सरकार में उच्च पद प्राप्त करना सपना ही रह जाता, जैसे कि अभी आपने सिविल सेवा में बताया। और इस एक्ट का सबसे बड़ा दोष यह था कि इससे इंग्लैंड में दोषपूर्ण द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि अभी भी कंपनी का शासन चल रहा होता है और ब्रिटिश क्राउन भी शासन चला रहा होता है। ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों। तो फिलहाल इस एक्ट में इतना ही है। जो भी प्रमुख जो प्रावधान थे उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न तो नहीं बनते हैं इससे, फिर भी अगर कोई बनते हैं तो हम इन्हें जो प्रश्न जो हम इसके हल करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो क्वेश्चन है उन्हें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 1858 के जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।